हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, आपका बायोलॉजी में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जिसे कहते हैं जंतु जगत। जंतु जगत का ये आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम आपको 11 फाइलम के नाम, साथ ही साथ उनके कुछ प्रमुख जीव के बारे में बता चुकी हूँ और उसके साथ साथ हम आपको कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हम आपको शुरुआत में ही बता देती हूँ, कल की वीडियो में भी हमने बीच में बोला था जाके, इस टॉपिक से सीपी नेट 2018 एग्जाम में 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। आपको एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए। उनके लक्षण क्या है, उनमें कौन कौन से जीव आते हैं, उनका खंडीभवन कैसा होता है, सममिति कैसी होती है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से रटा होने चाहिए क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। बाकी के जो भी एग्जाम्स हैं, बीएचयू, जीएसवीएम, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए इंपोर्टेंट है आरयूएचएस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे बच गए थे। कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच गए तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको समिति कैसी होती है, यानी कि उनकी सिमेट्री कैसी होती है, और साथ ही साथ उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खंड, और ये चीज हम आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। और 11 फाइलम के नाम हमने आपसे बोला था कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, लेकिन एक स्टूडेंट के अलावा सेकंड किसी ने नहीं लिखा, जिसका नाम है अनुराधा मौर्य। बस उसी बच्ची ने केवल लिखा है, शेष किसी ने नहीं लिखा। गलत बात है, हमने आपसे बोला था। और एक बच्चा और है विकास पटेल, इन 2 स्टूडेंट ने लिखे, शेष किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप लोग जरूर आंसर दिया करो, जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो देखो 11 फाइलम कौन कौन से थे, हम एक बार रिवाइज कर देते। सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद सिलिंड्रेटा, जिसे निडेरिया कहते हैं, फिर टीनोफोरा, फिर उसके बाद आपका आता है प्लेटी एलिमेंथी, एस्की एलिमेंथी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, और मोलिस्का के बाद आपका आता है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस प्रकार से आपके 11 फाइलम हो जाते हैं। इनके प्रमुख जीवों के नाम भी हमने आपको बताए थे, तो आप लोग वो प्रमुख जीवों के नाम जरूर याद कर ले, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो ये हमारा बचा हुआ कुछ है, जैसे आज हम आपको बताएंगे जन्निक स्तर कैसा होता है इनका, और इनमें खंडीभवन कैसा होता है, ठीक है। और इनमें बात करती है जन्निक स्तर की। तो देखो जन्निक स्तर का मॉडल क्या होता है, जर्मिनेल लेयर, यानी कि इसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सबसे पहले द्विकोरकी, इनकी डिप्लोब्लास्टिक, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हो, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म और दूसरा आपका एंडोडर्म। अब देखो कैसे समझोगे, इसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो आप लोग उसे देखें, हम यहाँ पर जो बनाएंगे उसे भी समझते हुए चले, ठीक है। देखो कैसे समझोगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब 2 लिंगीकरण होता है, 2 नरयुग्मक जब मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट। और जायगोट जो आपका होता है वो ट्विन होता है, ध्रुवित होता है। और जायगोट से आपका क्या बनता है? भ्रूण। जायगोट से क्या बनता है? भ्रूण। तो आपका जो भ्रूण होता है, भ्रूण से ही फिर बेबी यानी बच्चा का जन्म होता है, भ्रूण से ही आपका बड़ा बच्चा बनता है। तो उसमें क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो आपका 3 स्तरों में बटा होता है, जिसमें 3 स्तरों में बता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले 2 स्तर की बात करते हैं। तो 2 भ्रूणीय स्तरों में बटा होता है। कितने स्तरों में बटा होता है? 2। एक को कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को कहते हैं एंडोडर्म। एक को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, यानी कि बाह्य त्वचा,
बाह्यत्वचा और एक हमारी होती है अंतःत्वचा। अंतःचर्म भी कह सकते हो, अंतःत्वचा। देखो ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको कहा जाता है द्विकोरिकी यानी कि डिप्लोब्लास्टिक। अब कौन कौन से जीव होते हैं, कौन से संघ में डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लो, तो जायगोट से भ्रूण बनता है, तो भ्रूण में जैसे कि आपका ये जो बाहरी वाला हिस्सा होगा ये आपका होता है एक्टोडर्म। क्या होता है, ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म। और भीतरी वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे प्राणी जिनमें दो त्वचा हो गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन इनके बीच में एक जेली नुमा पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, एक जेली नुमा पदार्थ भरा होता है इनके बीच में, जिसे आप मिडिल लेयर नहीं कह सकते मिडिल लेयर, लेकिन वो मिडिल लेयर नहीं होती, मीजोडर्म नहीं होता है, बल्कि उसे मीजोगेलिया कहा जाता है। मीजोगेलिया कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर खाली रहती है, जो थैली जो संरचना जेली वाली होती है, उस जेली को क्या कहा जाता है, उन कोशिकाओं के समूह जो जेली वाली कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, तो मीजोगेलिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यानी कि डिप्लोब्लास्टिक कौन से संघ होते हैं। ऐसे संघ कौन कौन से हैं जिनमें जो भ्रूणीय स्तर होता है वो दो होता है, दो स्तरों में वो कोशिकाएं बढ़ती होती है। तो सबसे पहले आपका आता है सिलिंड्रेट। देखो पॉरीफेरा में कुछ नहीं होता है, पॉरीफेरा जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है। आपको सेकंड नंबर पे याद करना है सिलिंड्रेट, और सिलिंड्रेट का एक भाई है आपका टोनीफेरा। क्या है, टोनीफेरा। ये दो संघ ऐसे हैं, दो संघ आपके ऐसे फाइलम जिनमें जो भ्रूणीय स्तर होता है वो कैसा होता है, इनमें कोशिकाएं, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में होती है। कितने स्तरों में होती है, दो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो वो आपके संघ कौन कौन से, सिलिंड्रेटा, और दूसरा आपका कौन सा है, टोनीफेरा। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सिलिंड्रेटा में भ्रूणीय जो जननिक स्तर है, जननिक स्तर जो आपकी है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, तो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं तीसरी की। तो देखो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, द्विकोरिकी क्या होता है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और ये किसमें पाया जाता है, तो ये आपके सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा संघ में पाया जाता है। ये दो भ्रूणीय स्तरों में बटा होता है, पहला एक्टोडर्म यानी कि बाह्यत्वचा और दूसरा आपका एंडोडर्म यानी कि अंतःत्वचा। इसमें मीजोडर्म नहीं होता है, वैसे मीजोडर्म आने वाला जो आपका एडवांस जिसे कहते हैं त्रिकोरिकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है उसमें मीजोडर्म पाया जाता है। अभी हम आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये दो और बीच वाले हिस्से को जरूर याद कर लेना। ये पूछा जाता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जेली नुमा पदार्थ भरा होता है, ऐसे समझ सकते हो। देखो इस प्रकार से हम और आपको समझा सकते हैं, चित्र आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, उसे देख लेना अच्छे से, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखो ऐसे आपका कोई बना हुआ है, इस प्रकार से ये आपकी दूसरी लेग, इसमें देखो ये मीजोडर्म जो बीच वाला जो हिस्सा है ये आपका जो हो जाएगा वो एंडोडर्म हो जाएगा, एक्टोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो देखो, ये जो आपको अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं ये गोल हो जाती है, जब थोड़ा विकास होता है तो ये गोल हो जाता है वो। तो आपको यहाँ पर जो बीच वाला जेली नुमा जो भाग दिखाई दे रहा है इसे मीजोगेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोगिलिया, और इसे कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जेली नुमा पदार्थ भरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, तो उस लेयर को मीजोगिलिया कहा जाता है। ओके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना हमसे। और ये चीज आप याद कर लेना, सिलिंड्रेटा और टोनीफेरा, सिलिंड्रेटा का भाई टोनीफेरा, इन दोनों में जो जनन स्तर जो होता है, जननिक स्तर जो होता है वो कैसा होता है, द्विकोरिकी होता है। चलिए अब बात करते हैं त्रिकोरिकी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक की।
ट्रोफोब्लास्टिक की। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो आपका भी भला इससे हो रहा है, हमारा भी भला, आपके लिए मेहनत हो रही है और हम भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प कर दो कि इतना शेयर वीडियो को कर दिया करो जो यहाँ पर और भी स्टूडेंट जुड़ सके। रोजाना कम से कम 10 स्टूडेंट या जुड़ जाए यहाँ पर, तो हम आपका बहुत ही अच्छा है, यानी कि हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा, हमें भी लगेगा हाँ हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट कर दो, ज्यादा नहीं, 800 हो गए, 200 की बात ये, फिर आपकी क्या होगी, लाइव क्लास चलने लगेगी, आपको ही अच्छा लगेगा इससे। ठीक है, तो इससे हमारा भी भला है और आपका भी भला है। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, अभी तक ना शेयर किया हो तो शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे लेयर की। दूसरी जो आपकी लेयर होती है, दूसरी लेयर कौन सी है, त्रिकोर की, यानी कि द्विकोरकी के आधार पर बांटा गया, फिर त्रिकोरकी के आधार पर, जिनमें 3 कोर पाई जाती है। त्रिकोरकी, हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर लें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश भी इसकी याद कर ले, क्योंकि इंग्लिश में ही कभी कभार दिया जाता है। इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक। क्या कहते हैं, ट्राइफिलोब्लास्टिक, ट्राइफिलोब्लास्टिक, यानी कि त्रिकोरकी, ऐसे प्राणी जिनका भ्रूणीय स्तर, ऐसे प्राणी का शरीर जिनका भ्रूणीय स्तर जो होता है, भ्रूणीय स्तर 3 परतों में हो। कितनी परतों में हो, 3 परतों में हो, 3 लेयर पाई जाती हो। कितनी परतें पाई जाती, 3 परतें, उनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्टिक कहा जाता है। सबसे पहले जैसे आपकी इस प्रकार से आपको फिगर स्क्रीन पर दिख जाएगा, दूसरा वाला एक हम यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, इस प्रकार से सबसे ऊपर जो आपकी होगी वो क्या होगी, एक्टोडर्म, क्या होगी, भातुचा। दूसरा आपका क्या होगा, मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरा आपका होगा एंडोडर्म, बीच का मीजोडर्म, तीसरा, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऐसे प्राणी जिनका जो भ्रूणीय स्तर है, जो भ्रूण जो होता है वो 3 स्तरों से बना हो। कितने स्तरों से बना, 3 स्तरों से बना होता है, उनको कहा जाता है क्या, त्रिकोरकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिकोर। जैसे मीजोडर्म जो आपका होता है, इससे क्या बनता है, तो मीजोडर्म में आपको पता होगा आपका जो संयोजी ऊतक होता है, कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। संयोजी जो ऊतक होता है आपका, संयोजी ऊतक हुआ, कंकाली ऊतक हुआ, ये जो ऊतक होते हैं वो आपके मीजोडर्म से ही बने होते हैं। आपका जैसे एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से आपका तंत्रिका ऊतक बनता है, और ये तीनों जो आपका एपिथेलियल ऊतक होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो आपके तीनों से मिलकर बने होते हैं। तो यही आगे चल के विकास करते हैं। यही जो 3 परतें होती है, यही क्या करती है, आगे चल के बनाने में कोई सिर बनाता है, कोई हृदय का निर्माण करता है, कोई, यानी कि आगे चल के यही इनका विकास होता है, तभी एक बच्चे का निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा ट्रोफोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जिनमें 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, ट्राइफिलोब्लास्टिक कहा जाता है। सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर उसके बाद एंडोडर्म। अब बात करते हैं ये होता किसमें है, तो जैसे तो आपको उसमें क्या था, सिलिंड्रेटा और टोनिफेरा। अब सिलिंड्रेटा टोनिफेरा के बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर, ये आप लोग याद कर ले, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर और कॉर्डेटा तक जितने भी प्राणी आएंगे, जितने भी जीव आएंगे, उन सभी में ट्राइफिलोब्लास्टिक होते हैं। वे सभी कैसे होते हैं, ट्राइफिलोब्लास्टिक पाए जाते हैं। इनमें 3 भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर भी आपका बांटा गया, इस आधार पर भी फाइलम को बांटा गया है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जननिक स्तर। ठीक है, यानी कि जर्मिनल लेयर के आधार पर, जर्मिनल लेयर के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया था, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। त्रिकोरकी यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्राइफिलोब्लास्टिक कहे जाते हैं। तो दोनों आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर और कहां तक होता है, कॉर्डेटा तक होता है। अब चलिए बात करते हैं आगे। देखो इसके एमसीक्यू जो होंगे वो आपको सुबह वाली क्लास में मिलेंगे। इसके एमसीक्यू जो होंगे वो आपको सुबह वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है,
अब बात करेंगे आगे सीलोम। किसकी बात करेंगे? सीलोम कैसी होती है इनमें। जो संघ आपके 11 दिए हुए हैं, हमने 11 संघों के बारे में आपको बताया, इनमें सीलोम कैसी होती है, सीलोम कैसी होती है, इस पर चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हमारा है सीलोम, यानी सीलोम के आधार पर इनको कैसे बांटा गया है, इसमें कैसी सीलोम पाई जाती है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से आप लोग समझते हुए चलना। एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, इसके जो एमसीक्यू बनेंगे, जो भी एमसीक्यू इनके बनेंगे वो आपको सुबह की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सुबह की क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। यहाँ पर आप टॉपिक पढ़िए, वहां पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप वहां पे वो क्वेश्चन लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। यदि वहां पे आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। यदि आप वहां पर क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं वो आप उनका आंसर आपके दिमाग में पहले ही आ जा रहा है हमारे बताने से पहले, तो आप समझ लेना कि हाँ ये टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सुबह की क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस न करें, हम क्लास डालें, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां पर जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी में हम आपको ये क्वेश्चन कराऊंगे। इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वहीं पर मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सीलोम की। सीलोम का मतलब क्या होता है? तो सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, यानी कि एक गुहा, शरीर गुहा कह सकते हो, शरीर में गुहा। तो शरीर गुहा के आधार पर इनको कैसे बांटा गया? तो देखो क्या होता है, शरीर भित्ति यानी कि बॉडी वाल तथा आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल के बीच गुहा की उपस्थिति या एवं अनुपस्थिति वर्गीकरण का मुख्य आधार है। यानी उनमें गुहा पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, किसके बीच में? शरीर भित्ति यानी कि बॉडी वाल और आहार नाल के बीच में। देखो कैसे समझोगे, जैसे हमने ये शरीर माना कि बनाया, ये हमारी एलिमेंट्री केनाल है, ये हमारी क्या है? एलिमेंट्री केनाल है, यानी कि ऊपर मुख होगा और हमारे मुख से फिर क्या आएगा? भोजन आएगा। और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनस। तो यहाँ इसमें ये क्या है? बीच का जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो खाली स्थान ये दिखाई दे रहा है, ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, बॉडी कैविटी जो आपको दिखाई दे रही है, इसे ही कहते हैं शरीर गुहा। क्या कहते हैं? शरीर गुहा। तो ये शरीर यानी कि ये माना कि ये मेरी शरीर बॉडी वाल है, क्या है हमारी? यानी कि बॉडी वाल है, शरीर भित्ति है हमारी, क्या है? बॉडी वाल, बॉडी वाल, बॉडी वाल है, ये एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वाल के बीच में जो गुहा बची हुई है, जो खाली स्थान, जो गुफा हमारी यानी खाली स्थान जो बचा हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है, इसके फिगर जो होंगे कैसे होते हैं वो हम आपको यहाँ पर फिगर दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले आपको यही समझना होगा कि सीलोम होता क्या है, सीलोम होता क्या है। तो एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वाल के बीच में जो रिक्त स्थान डला हुआ है, जो खाली जगह डली हुई है, इसे ही कहा जाता है सीलोम या बॉडी कैविटी। क्या कहा जाता है? बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखो अब कैसे समझोगे, अब आगे हम आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी ये चित्र बेफालतू, चलो अभी फिर बना देंगे। अब देखो सीलोम 3 प्रकार का होता है। सीलोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट यानी कूट गोही जिसे कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है असत्य। स्यूडो का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो अमीबा होता है उसमें स्यूडोमोनास में पैर होते हैं, कूट पाद होते हैं। और स्यूडो का मतलब क्या? असत्य। स्यूडो का मतलब क्या होता है? असत्य यानी कि फॉल्स। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का जो मतलब होता है वो क्या होता है? फॉल्स यानी कि असत्य, असत्य गुहा। तो कूट गोही होते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रकार होता है वो सीलोमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सीलोमेट यानी कि प्रगुह्य प्राणी। अब बात करते हैं, सबसे पहले बताएंगे आपको प्रगुह्य प्राणी क्या होते हैं। प्रगुह्य प्राणी क्या होते हैं? तो देखो समझ लो, फिर इसी फिगर को हम दोबारा से फिर बना रही हूँ। जैसे ये हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर और ये एलिमेंट्री केनाल है। क्या है? ये हमारी एलिमेंट्री केनाल है माना की। ठीक है, तो इसके बीच में ये गुहा डली हुई है। क्या बनी है? हमारी गुहा। ये शरीर भित्ति है, ये हमारी क्या है? शरीर भित्ति। यानी शरीर भित्ति के बीच में क्या है? शरीर भित्ति के बीच में यानी मीजोडर्म है। शरीर भित्ति इनकी गुहा एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वाल के बीच में यानी मीजोडर्म की उपस्थिति है। मीजोडर्म में पाया जाता है, मध्य त्वचा पाई जाती है। तो इसे ही ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है? सीलोमेट कहा जाता है।
यहाँ पर मीजोडर्म के हिसाब से बांटा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीलोमेट क्या होते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में जो मीजोडर्म की उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति है, मीजोडर्म, किसकी उपस्थिति है, मीजोडर्म, इसे मीजोडर्म कहा जाता है। मीजोडर्म की यदि उपस्थिति है तो उसे कहा जाता है प्रगुही प्राणी या सीलोमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलोमेट्स कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में मीजोडर्म की उपस्थिति है तो ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, सीलोमेट्स कहा जाता है। अब सीलोमेट कहाँ पाया जाता है, कहाँ से लेकर किस संघ में ये प्रगुही प्राणी होते हैं, कौन से प्राणी होते हैं जिनको प्रगुही कहा जाता है, कौन से संघ में आते हैं, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो जो हमारे प्रगुही प्राणी होते हैं वो आपके एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, इसे हम साफ कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम आपको फिगर भी दिखा देंगे इसके, ठीक है, तीनों के। ये जो होता है आपका कहां से होता है, एनिलिडा से लेकर एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। हम नीचे से आपको बताते हुए चल रहे हैं। ऐसे प्राणी जिनमें मीजोडर्म उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं। उनकी गुहा में मीजोडर्म उपस्थित है यदि तो उन्हें क्या कहा जाता है, सीलोमेट्स कहा जाता है। तो एनिलिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जो भी प्राणी होते हैं, जो भी जंतु आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सीलोमेट कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं सीडो सीलोमेट। सीडो सीलोमेट कूटगुही का मतलब क्या होता है, तो ऐसे प्राणी का शरीर जिसमें क्या होता है, जो बाह्य त्वचा होती है और अंतः त्वचा के बीच में, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में किसी प्रकार का मीजोडर्म न पाया जाता हो। क्या होता है, किसी प्रकार की मीजोडर्म तो हो, उनके अंदर जो मीजोडर्म कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई यानी थैलियों के समान होती है। कुछ प्राणियों में क्या होता है, जो बाह्य त्वचा यानी कि बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में जो जगह डाली हुई है खाली, उसमें जो मीजोडर्म होता है वो थैलियों के समान होता है। किसके समान होता है, थैलियों के समान होता है। तो इसे कहा जाता है कूटगुही। मीजोडर्म तो है लेकिन वो थैलियों के समान है, बिखरा हुआ है पूरे में। कैसा है, बिखरा हुआ होता है, तो इसे कहा जाता है कूटगुही। क्या कहा जाता है, कूटगुही। ऐसे प्राणी जिनमें बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में जो मीजोडर्म होता है, मध्य त्वचा जो होती है वो आपकी थैलियों के रूप में बिखरी हुई होती है, पूर्णता नहीं होती है, माना कहीं पूर्णता नहीं होती है, तो इसे कहा जाता है कूटगुही यानी कि सीडो सीलोमेट। अब ये होता किसमें है, सिर्फ आपको इतना याद करना है, सिर्फ आपको इतना याद करना है। तो ये जो होता है वो आपका किसमें पाया जाता है, एस्के हेलमिंथीज में। किसमें पाया जाता है, एस्के हेलमिंथीज में। एस्के हेलमिंथीज जो प्राणी होते हैं उनमें आपका क्या होता है, उनकी जो गुहा होती है, जो सीलोम होती है, वो किस प्रकार की होती है, सीडो सीलोमेट होती है। सीडो सीलोमेट यानी कि कूटगुही कहे जाते हैं। वो कौन सा संघ है आपका, एस्के हेलमिंथीज। जबकि सीलोमेट कौन से है, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। देखो बार बार हम क्यों बोलते हैं, यहाँ पर बार बार बोलने का हमारा मेन कारण ये है कि आपको याद हो जाए। यहीं पर याद किया करो, करने की कोशिश किया करो और एक बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे हेलमिंथीज में कौन सी गुहा है, कूटगुही गुहा है। बात करते हैं किसकी, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब क्या है, जिनमें किसी भी प्रकार की गुहा उपस्थिति न हो, जिनमें किसी भी प्रकार की गुहा न पाई जाती हो, उनको कहा जाता है अगुही। जिनमें किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का सीलोम नहीं पाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, प्रगुही कहा जाता, इनकी अगुही कहा जाता है, ए सीलोमेट कहा जाता है। तो ए सीलोमेट कौन से, तो पॉरीफेरा से लेकर और प्लेटी हेलमिंथीज तक। एस्के हेलमिंथीज के ऊपर वाले जितने भी है, एस्के हेलमिंथीज से ऊपर वाले शुरुआत के जितने भी आपके हैं वो सभी कैसे होते, ए सीलोमेट होते हैं। तो पॉरीफेरा से लेकर मेन इसमें है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज से कुछ बनना स्टार्ट हुआ, प्लेटी हेलमिंथीज से कुछ बनना, यानी कि एस्के हेलमिंथीज में थोड़ा आपका हुआ उसका गुहा का बनना। तो आप यहाँ देख सकते हो पॉरीफेरा से लेकर प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ए सीलोमेट किसमें पाया जाता है, यानी ये सीलोमेट कौन से होते हैं, तो पॉरीफेरा से लेकर प्लेटी हेलमिंथीज तक ये होते हैं। ये एस्के हेलमिंथीज होता है,
इसमें आपका जो होता है वो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक होता है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, आशा करती हूँ मैं ऐसी। तो सीलोम कितने प्रकार की होती है? सीलोम 3 प्रकार की होती है। क्या होती है सीलोम? तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही इसका वर्गीकरण का मुख्य आधार है, उपस्थित है या नहीं है। और साथ ही साथ किसके बीच में, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, शरीर भित्ति यानी कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के बीच में उपस्थित है या नहीं है। और सीलोम 3 प्रकार की होती है, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, सीलोमेट्स। और पॉलीफेरा से लेकर पैलेटी एल्मिंथीज, एस्की एल्मिंथीज, फिर एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। अब आपका ये फिनिश हुआ। अब हम आपको बताएंगे शरीर योजना कैसी होती है, बॉडी प्लान इनका कैसा होता है, इन 11 फाइलमों का जो बॉडी प्लान है वो कैसा होता है। तो अभी चलिए आगे बताते हैं आपको। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में शरीर योजना, इनकी इनका बॉडी प्लान कैसा होता है, बॉडी प्लान के आधार पर इनको कैसे बांटा गया है। तो देखो ये 3 प्रकार से होता है। कोशिका समूहन यानी कि कोशिका के आधार पर देखा गया। तो कोशिका स्तर हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। ये कोशिका स्तर जो होता है वो आपका सबसे पहला जो प्रिमिटिव संघ है, फाइलम है, जिसका नाम है पॉरीफेरा। तो बॉडी प्लान इनका जब कोशिका समूह मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो आपका सबसे पहले कौन सा है, स्पंज। स्पंज किस में आता है, पॉरीफेरा में। स्पंज जो आते हैं वो किस में आते हैं, पॉरीफेरा में। तो कोशिका समूहन जो यानी कि शरीर योजना यानी कोशिकाओं से मिलकर जो बना हुआ है जिनका शरीर, सबसे पहले वो कौन से थे, आपके स्पंज थे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। दूसरा आपका है नलिका में नलिका प्रकार यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ट्यूब इन ट्यूब टाइप। नलिका में नलिका का प्रकार, ये किस में पाया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप आगे संघ पढ़ोगे, एक एक करके जब आपको संघ पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको वहां समझ में नहीं आएगा। तो अभी से इन चीजों को समझते हुए चलना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो नलिका में नलिका प्रकार यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब किसने, मतलब क्या इसका है। तो देखो ऐसे संघ, ऐसे प्राणी जिनमें जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है, पहली बात। तो देखो पहली बात तो इनमें यही है कि इनका जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, जितने भी ट्यूब विद इन ट्यूब वाले प्राणी है, इनकी नलिका में नलिका के प्रकार जो जिन संघ में पाया जाता है, उनमें पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। दूसरी बात, इनमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक मुख से ये खाना खाते हैं और दूसरा इनका गुदा यानी कि एनस। 2 क्षेत्र होते हैं इनमें। कितने क्षेत्र होते हैं, 2। एनस, गुदा क्या कहा जाता है, एनस, यानी कि मुख के द्वारा ये भोजन करते हैं और गुदा के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो मेन बात यहाँ पर क्या है कि ऐसे प्राणी जिनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है और इनमें भोजन के लिए 2 क्षेत्र होते हैं, मुख से लेकर मुख और गुदा। मुख के द्वारा ये भोजन करते हैं, गुदा यानी एनस के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, नलिका में नलिका प्रकार यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। तो ये होता किसमें है, ऐसे कौन कौन से प्राणी है, तो ऐसे जंतुओं में होता है जिनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, अर्थात 2 क्षेत्र होते हैं, मुख और गुदा। ये आपका पाया जाता है एस्के हेल्मिंथी से लेकर और कहां तक होता है, कॉर्डेटा तक। लास्ट आपका क्या है, कॉर्डेटा। एस्के हेल्मिंथी से लेकर और ये कॉर्डेटा तक पाया जाता है। आपको याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूब विद ट्यूब टाइप किन किन संघ में पाया जाता है। तो एस्के हेल्मिंथी से लेकर और कॉर्डेटा तक सभी में जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है। साथ ही साथ इनमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक मुख और दूसरा गोदा। इतनी बात आपको यानी कि समझ में आ चुकी होगी। और कोशिका समूहन किसमें है, तो सबसे पहला जो आपका है पॉरीफेरा, उसमें कोशिका समूहन पाया जाता है। उसमें पाचन तंत्र भी नहीं है, परिसंचरण तंत्र भी नहीं उपस्थित होता है, श्वसन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है, गुहा भी नहीं पाई जाती है। तो ये सभी कौन से, स्पंज यानी कि पॉरीफेरा में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लांड सेक टाइप। इसे हिंदी में बात की जाए तो अंधकोश कहा जाता है, अंधकोश प्रकार। अंधकोश प्रकार का मतलब क्या होता है, तो ऐसे प्राणी जिनमें केवल एक छिद्र होता है, अंदर जाने के लिए बाहर से कोई चीज अंदर ले जाने के लिए और अंदर से बाहर निकालने के लिए केवल एक छिद्र पाया जाता है। इनका जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है, लेकिन अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र होता है इनमें, और इनमें केवल एक छिद्र पाया जाता है। कितने छिद्र होते हैं, एक, अंदर लाने के लिए बाहर निकालने के लिए।
अंदर लाने बाहर निकालने के लिए केवल कितने छिद्र होते हैं? एक छिद्र होता है, उसी के द्वारा ये काम करते हैं। तो इनका जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? अपूर्ण होता है, उनमें एक छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंडकोश प्रकार, एक छिद्र पाया जाता है। अब ये होता किसमें है? तो देखो स्पंज में हम बात कर चुके हैं, तो ये आपका बचा हुआ है सीलिंट्रेटा एवं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो अंडकोश प्रकार आपका जो शरीर प्लान है वो किसका है? तो ये आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज और सीलिंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्पंज की बात हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीलिंट्रेट और आपका प्लेटी एवं प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, हेल्मिन्थीज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नलिका में नलिका प्रकार किसमें है? तो ये ऐसे हेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक होता है, ट्यूब टाइप, और कोशिका समूहन जो होता है वो स्पंज में होता है, जबकि ब्लड सेल टाइप जो अंडकोश प्रकार है उनका जो शरीर प्लान है वो कैसा होता है? अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, एक छिद्र पाया जाता है बाहर आने और जाने के लिए। यानी कि इनको आप कह सकते हैं ऐसे जंतु जिनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, यह केवल एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जो कि मुख एवं गुदा दोनों की कार्य करता है। एक जो छिद्र ये जो होता है केवल वो मुख और गुदा दोनों का ही कार्य करता है, लाने और बाहर निकालने के लिए मुख और गुदा यानी एनस का कार्य करता है। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो आप ये याद कर लेना ये किन किन में पाया जाता है, इसके आधार पर कैसे बांटा गया है फाइलम को। अब आपका एक बचा हुआ है ओनली खंडी भवन, सेगमेंटेशन, लास्ट आपका बचा हुआ है, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें हम आपको पॉलीफेरा के बारे में बताऊंगी। पॉलीफेरा के बारे में जो बेसिक पॉइंट है उनके वो सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट बात करते हैं खंडी भवन। खंडी भवन किसमें पाए जाते हैं? खंडी भवन सेगमेंटेशन, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? सेगमेंटेशन, SEGE, सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन, ओके। यहाँ पर आप ई गलत कर देना, ठीक है, इतना सही है। खंडी भवन किसमें पाया जाता है? तो खंडी भवन जो आपका होता है वो किस प्राणी में होता है? तो देखो खंडी भवन का मतलब समझो, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी शरीर बाहर तथा आंतरिक दोनों ही में श्रेणीबद्ध खंडों में भी बांटा जा सकता हो। खंडों में यदि उनको बांट ले आप श्रेणीबद्ध खंडों में, ऐसे प्राणी जिनको खंडों में बांटा जा सकता है, ऐसे प्राणी जिनको खंडों में बांटा जा सकता है उनको उनमें जो उपस्थिति क्या कहा जाता है? खंडी भवन कहा जाता है। तो देखो कुछ जैसे आपको सिर्फ इतना करना याद है, ये जो खंडी भवन होता है वो आपका एनिलिडा यानी केचुआ, एनिलिडा में पाया जाता है। उसके बाद आपका आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीन संघ ऐसे हैं जिनमें आपका खंडी भवन व्यवस्था पाई जाती है। बाकी शेष किसी में नहीं है, बाकी के जितने भी आपके हैं वो सभी में अनुपस्थित है। कैसी है? बाकी के जितने भी बचे हुए संघ है उनमें खंडी भवन नहीं पाया जाता है। ओनली आपको याद करना है खंडी भवन किसमें पाया जाता है, जिनमें खंडों में बांटा जा सकता है। तो वो आपका एनिलिडा यानी केचुआ, आर्थ्रोपोडा के प्राणी जैसे तिलचट्टा और कॉर्डेटा में आने वाले जंतु, इन सभी को खंडों में बांट सकते हैं। तो खंडी भवन पूछा जाए तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। शेष किसी में भी खंडी भवन नहीं पाया जाता, यानी उनको खंडों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे केचुआ, इस प्रकार से आप बना लो केचुआ को, देखो इस प्रकार से केचुआ को बना लो तो इसे खंडों में बांट सकते हैं, ठीक है, खंडों में बांट सकते हैं इसे। तो चलिए आज की टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी इसमें था इम्पोर्टेंट हमने आपको सभी बताया है। आपको कुछ भी समझ में ना आए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है डिप्लोब्लास्टिक किस संघ में पाया जाता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक किस संघ में पाया जाता है, एक्स और सीरोसिलोमेट किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है और सीरोसिलोमेट किसमें, इन सभी के बारे में आपको बताना होगा। सीरोसिलोमेट किसमें होता है, सिलोमेट, एसिलोमेट किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है और ट्राइप्लोब्लास्टिक किसमें पाया जाता है, डाइप्लोब्लास्टिक किसमें पाया जाता है, डाइप्लोब्लास्टिक किस संघ में पाया जाता है। ये आपको द्विकोर्की त्रिकोर्की के बारे में बताना होगा।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आंसर जरूर दिया करो सभी के बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को। अभी तक चैनल को शेयर न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो चैनल को, तो जरूर एक बार कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। इसके एमसीक्यू है वो आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। पौरी फेरा। ओके, थैंक्स।